हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की शुरुआत एक शेर से करते हैं। हाथ की लकीरों पर मत जा ऐ गालिब, हाथ की लकीरों पे मत जा ऐ गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। आज की जो पीढ़ी पढ़ लिख रही है उसमें से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनके सामने बहुत सारी समस्या है। समस्या कब नहीं थी? क्या आपके पिताजी के समय या आपके दादाजी के समय में समस्या नहीं थी? बल्कि इससे ज़्यादा थी। उनको रोटी कपड़ा और मकान की भी चिंता करनी थी, जो आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं करनी है। दूसरी बात, उम्र के इस मोड़ पर आप हैं जहां आप इतने तो जानकार है ही कि आप अपना अच्छा बुरा जानते हैं, लेकिन चीज़ों को समझते नहीं हैं या उसे गंभीरता पूर्वक नहीं लेते, या कह सकते हैं कि ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको बहुत सारे काम याद आते हैं उसी समय पे जब आप पढ़ने बैठते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई काम आपके लिए है ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप वाकई ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर आपको ये निश्चित रूप से पता है कि अगर सक्सेस होना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आसानी से हासिल हो जाए। उसके लिए आपको माइंड सेट बनाना होगा। कान में ईयरफोन लगाइए, इत्मीनान से बैठ के रिलैक्स होके कंसंट्रेट होके स्टडी करिए। ज़िंदगी में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी से करनी पड़ती है, आपको लगना पड़ता है। और पढ़ाई में किया गया इन्वेस्टमेंट, चाहे वो समय के रूप में हो चाहे वो पैसे के रूप में हो, वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना उदाहरण दूँ। अगर मैं पीएचडी को अलग कर दूं तो बीएससी, एमएससी, बीएड, एमए, पीजीडीसीए, जितनी भी मेरी पढ़ाई है पीएचडी के पहले की, उसमें जितना भी मेरा खर्चा आया है उस सारे खर्चे से ज़्यादा मेरी एक महीने की सैलरी है। आप भी इससे ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। केवल समझना इस बात को है कि पढ़ाई हमारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपके हाथ की लकीरों में नहीं है, बल्कि आपके हाथ में है। आप ये मत सोचो कि ये मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, या भगवान की पूजा करके हम कुछ हासिल कर लेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको कुछ हासिल करना है तो मेहनत करिए। सिर्फ एक फार्मूला है सक्सेस का, वो है मेहनत। कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो आज की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी वीडियो आप शुरू करते हैं तो उसको लास्ट तक देखिए। अगर परेशानी भी आती है तो उसको समझने की कोशिश करिए। एक बार दो बार में समझिए। एनसीईआरटी की बुक लीजिए, उसको पढ़िए, फिर टॉपिक पढ़िए, क्योंकि क्रम से है, बीच बीच में नहीं है। तो आप इसको लगिए, ध्यान से लगिए, क्योंकि जो इस समय की परिस्थितियां हैं इसमें आपको ज़्यादा अच्छे मौके मिल रहे हैं। पहले स्टूडेंट गुरु के घर जाते थे और आज गुरु आपके घर पहुंच रहे हैं। टेक्नोलॉजी की देन है, समय परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर 1 लिविंग वर्ड का है टॉपिक 1.2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। इसमें हम कई चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। जीव जगत में विविधता। पहली बात, अपने आसपास देखिए, आपको बहुत सारे जीव जंतु दिखेंगे, बहुत सारे, लेकिन उन सब में आप ध्यान दें कि जो टोटल अभी तक जातियों का पता चला है कि 1.7 to 1.8 मिलियन जीव जातियां हैं। अगर 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है तो जरा सा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 1.7 to 1.8 मिलियन बराबर लाख में कितना होगा। जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में मैं क्वेश्चन इसलिए देता हूं आप सबको कि आप सब एक्टिवेट रहें। केवल सुनना नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, ये पढ़ाई है। बी केयरफुल, बी अटेंटिव, बी सीरियस एंड सिंसियर। तो
तो हर चीज़ को मैं क्वेश्चन इसलिए देता हूँ कि आप इसी बहाने आप जगें, आप उस पर इंटरेक्ट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। 100% मैं देखता हूँ, मैं जवाब दूंगा। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 1.7 to 1.8 मिलियन में कितनी जीव जातियाँ बनी? तो इतनी जीव जातियाँ होती हैं। तो ये आप ध्यान दें कि वर्गीकरण की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इतनी जीव जातियाँ, तो जैसे ऐसे लगता है कि हम फिर कैसे इसका अध्ययन करें। एक साथ इतनी जीव जातियों का अध्ययन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसको इनके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, समानता और असमानता के आधार पे ग्रुप्स में बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हैं, तो अब आप ही एक स्टूडेंट की सोचिए कितनी कैटेगरी बनेगी। एक कैटेगरी आप किस बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। दूसरी कैटेगरी कौन से कॉलेज से हैं। तीसरी कैटेगरी उस कॉलेज में किस क्लास के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं। फिर कैटेगरी उस क्लास में किस सेक्शन के हैं, तो आप और उस सेक्शन के किस नंबर के रोल नंबर पे आप हैं। इतनी कैटेगरीज बनी ना। वैसे ही सभी जीव जातियों का है कि उनको भी कैटेगरी वार बांटा गया, उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पे ये वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। इसका फायदा क्या हुआ? उन जीवों को आसानी से अध्ययन उनका किया जा सके, ये आवश्यकता थी, उनके अध्ययन के लिए आवश्यकता थी। एक बात। दूसरी चीज, उनमें एक क्रमबद्धता दिखी है प्राकृतिक रूप से। वर्गीकरण कोई नया नहीं है, पुराने जमाने में भी था, लोग बांटते थे। जब वो कृत्रिम वर्गीकरण था, कृत्रिम वर्गीकरण में जैसे जलीय, स्थलीय, वायवीय, हानिकारक, लाभदायक, घरेलू, जंगली, ठीक है, ये भी वर्गीकरण था। लेकिन ये कृत्रिम सिस्टम था, आर्टिफिशियल सिस्टम था। जो प्राकृतिक वर्गीकरण हुआ, जिसको कार्लस लिनियस ने किया था, एक उसमें क्रमबद्धता दिखी है, उसमें एक जो विकास की क्रमबद्धता दिखी है, वो एक नेचुरल सिस्टम फॉलो करता है। प्राकृतिक वर्गीकरण किया गया, तो वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई और किया गया। तो जातियों की संकल्पना, वर्गीकरण कहते क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस। वर्गीकरण एक प्रक्रिया है बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, जिससे किसी भी चीज को एक समूह में रखा जाता है, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, एक सुविधाजनक समूह में रखा जाता है, कैटेगरीज में रखा जाता है, जिसको टैक्सा कहते हैं। सॉरी, ध्यान दें, यहाँ टैक्सा या कैटेगरीज दोनों एक ही चीज है। बेस्ड ऑन, ये टैक्सा या कैटेगरीज किस पर डिपेंड होता है? बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, आसानी से दिखने वाले लक्षणों के आधार पर जीवों को समूहों में बांटा जाता है। इसी प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें इस वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, द ब्रांच ऑफ द स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। इसको वर्गिकी कहते हैं। वर्गिकी, सिस्टमैटिक्स, वर्गिकी कहा जाता है। तो जैसे इनके लिए जो तरीका अपनाया गया, वो दो तरीके अपनाए गए। एक, पौधों के लिए ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये बात हम कर रहे हैं दिनांकरण पद्धति में, आगे हम बढ़ रहे हैं। तो इस पद्धति के हिसाब से यहाँ पर दो चीजें बनी हैं। पौधों के लिए नामकरण के लिए ICBN बना है और जंतुओं के लिए ICZN बना है, ICZN। तो यहाँ पर जो बॉटेनिकल है, इसी जगह पर जूलॉजिकल हो जाएगा, जूलॉजिकल ये हो जाएगा। तो ये ICZN हो जाएगा। तो वहाँ पे इसको बोलेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। ये है जंतुओं के लिए, जंतुओं के लिए, ठीक, ICZN। आप इसे पहचान रहे हैं? ध्यान से देखिए। आजकल तो इसका कत्लेआम हो रहा है, आपने भी काफी किया होगा। इसे हम लोग आम कहते हैं, अंग्रेज लोग मैंगो कहते हैं। लेकिन इस संसार में जितनी भी
जीव हैं, जितने भी, चाहे प्लांट एनिमल, जितने भी जीव हैं, उन सबको एक नाम से जाना जाए, इस बात पर सहमति हुई। और उस नाम का जो सिस्टम डेवलप किया गया वो द्विनामकरण पद्धति कहलाया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाया। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जैसे हम आम का उदाहरण लें तो आम को कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। द्विनामकरण पद्धति जहां पर दो नाम है। तो पहले तो इनके खोजकर्ता के बारे में बता दें कि जिन्होंने इस तरीके के टेक्सा मतलब ग्रुप्स होता है, तो इसीलिए टेक्सोनॉमी कहा गया। तो टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे? कार्ल वॉन लिनियस, कैरोलस लिनियस कहा गया। कैरोलस लिनियस। इनका एक्चुअल में जो ओरिजिनल नेम था वो कार्ल वॉन लिने, लेकिन जब पूरी दुनिया, ये ओरिजिनल नेम है कार्ल वॉन लिने, ये स्वीडन के नेचुरलिस्ट थे। लेकिन जब इन्होंने दुनिया को द्विनाम पद्धति दिया तो उसी से इनका भी खुद का नाम इन्होंने बदल लिया और अपने नाम को, जहाँ पे ये 3 शब्द थे, वहाँ उन्होंने खुद के नाम को 2 शब्दों में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ कार्ल वॉन लिने था, 3 शब्द था, वहाँ पे अब कैरोलस लिनियस हो गया, ये लैटिन में, इटैलिक हो गया, तो ये हो गया। तो इन्होंने एक्चुअली जिस बुक में इन्होंने वर्णन किया था, उन बुक्स का नाम था, पहला स्पीसीज प्लांटेरम, ये बुक आई है 1753 में, और इसमें 5900 प्लांट्स के बारे में वर्णन किया था कैरोलस लिनियस साहब ने। दूसरी बुक आई थी सिस्टमा नेचुरी, ये बुक आई थी 1758 में, और इसमें एनिमल्स के बारे में बताया गया था, इस बुक में, सिस्टमा नेचुरी में। और इसमें जो जितने एनिमल्स का इन्होंने वर्णन किया था वो थे, इसको याद करिएगा, कुल गुणसूत्र होते हैं 23, 2 का दुगना हो गया 4, 3 का दुगना हो गया 6, बीच में हम लोगों के गुणसूत्र 23 जुड़े होते हैं ना, तो 23 हम याद रखें, इसका 3 का दुगना 6 हो गया और 2 का दुगना 4 हो गया, तो ये हो गया 4236 एनिमल जातियों का वर्णन उन्होंने किया था कैरोलस लिनियस साहब ने। इसीलिए इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा था। बहुत बड़े मात्रा में कह लें इनका काम था, ये सम्मान मिला उनको। तो अब देखिए, ध्यान देते हैं कि किसी भी जीव जाति का एक वैज्ञानिक नाम हो जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए, इस बात पर सहमति बनी। जैसे आम एक है, लेकिन उसको हमारे ही देश में तमिल में अलग, मलयालम में अलग, कन्नड़ में अलग, बंगाली में अलग, सब अलग अलग है, हिंदी में अलग। विश्व की बात जाने दें, विश्व की तो जितने भी लैंग्वेजेस है उसमें अलग अलग नामों से जाना ही जाता, सभी लोकल नेम से। तो इससे अध्ययन में परेशानी आती थी, प्रकृति के इन चीज़ों, जीवों के अध्ययन में बहुत परेशानी होती थी। तो ये सहमति बनी कि एक ही नाम से उस जीव जाति को पूरी दुनिया में जाना जाए, और इस बात का आविष्कार कह लीजिए कैरोलस लिनियस साहब ने किया। ठीक, तो अब एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। जैसे हम इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसको अगर प्लांट है तो बॉटेनिकल नेम बोलेंगे या साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं, और अगर एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम बोल सकते हैं या साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं। तो जैसे कि आम है, तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है मैंजीफेरा इंडिका।
अब इसमें देखिए कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं। नंबर 1, जो ज़्यादातर वैज्ञानिक नाम है वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। लैटिन भाषा क्या है? लैटिन भाषा एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता है कि वो भाषा मृत हो गई, ऐसा नहीं है। वो संस्कृत की तरह पूरी तरह अच्छे व्याकरण की भाषा है। लैटिन से कई भाषाओं का जन्म हुआ है। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, रोमानियाई, कई लैंग्वेजेस का जन्म लैटिन से हुआ है। इवन लैटिन विश्व के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी की राजकीय भाषा है आज भी। डेड लैंग्वेज मीन्स उस लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होते, समय के साथ चेंजेस नहीं होता। जैसे उर्दू ओरिजिन नहीं है, कई भाषाओं की मिक्सिंग है इसमें। संस्कृत व्याकरण सम्मत भाषा है, वैसे ही लैटिन है। तो ज़्यादातर जो लिए गए हैं नाम वो लैटिन में लिए गए हैं। अब इंडिका देखिए, इंडिया में चूंकि ये आम जो है हमारे देश का राष्ट्रीय फल है, इसलिए इंडिया से सम्मान मिला इंडिका। तो पहली बात आती है कि जो लैंग्वेज यूज किया गया नॉमेनक्लेचर के लिए वो था लैटिन। दूसरी बात है कि जो इन्हें 2 शब्दों में नामकरण रखा गया, 2 शब्द में। पहला शब्द मैंजीफेरा, दूसरा शब्द इंडिका। मैंजीफेरा ये है जीनस और इंडिका है स्पीसीज, यानी कि 2 चीजों से मिलकर किसी भी जीव का नाम रखा गया, उस जाति का नाम रखा गया। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द है जीनस यानी कि वंश, और दूसरा शब्द है जाति यानी कि स्पीसीज। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है ये हमेशा कैपिटल होता है, बाकी सब के सब स्मॉल होते हैं। मैंजीफेरा इंडिका में एम कैपिटल होगा और आई स्मॉल होगा। एक ब्रांड नेम आता है, आप ध्यान दें, MI। मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हो, इतने तो समझदार हो ही। MI एक प्रोडक्ट है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं, ये दिमाग में बिठा लीजिए। M हो गया कैपिटल और I हो गया उसके बीच में स्मॉल। MI मतलब मैंजीफेरा इंडिका, I हो गया स्मॉल, M हो गया कैपिटल। तो ये जब भी लिखेंगे, जहां भी लिखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जीनस का फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल एंड ऑल आर इवन स्पीसीज आल्सो इन स्मॉल लेटर। लिखते कैसे हैं? अगर किताब में लिखा है तो इटैलिक फॉर्म में। इटैलिक मतलब तिरछा, जैसे ये इस तरह जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका, थोड़ा इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा जब किताब में लिखा जाएगा। लेकिन जब हम हाथ से लिखेंगे तो सीधा लिखेंगे, लेकिन अंडरलाइन करेंगे। ये भी नियम है कि अगर हाथ से लिखेंगे तो सीधा लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। चौथी बात, ये ब्रैकेट में L क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि जिन्होंने इसका नामकरण किया है, L फॉर लीनियस। ये कभी कभी L ही नहीं होता, केवल लिने भी होता है, इस तरह भी लिखा रहता है, दोनों का मतलब सेम है। लिने मतलब लीनियस साहब ने इसका नामकरण किया है, मैंजीफेरा इंडिका नाम दिया है। अब पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, रूस, फ्रांस, जापान, चीन, कहीं भी आप चले जाओ, आम को जब आप मैंजीफेरा इंडिका बोलोगे सब जान जाएंगे, सब उसको समझेंगे, अब कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से ये 4 बातें इसमें ध्यान रखने वाली होती हैं। और ICBN और ICZN ये दोनों कोड निर्धारित करते हैं कि कैसे उसका नामकरण किया जाना है। ठीक है, तो द्विनामकरण पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस और कार्ल वन लीने ने क्या दिया, कैसे दिया, ये इस तरह से है। इसके बाद लास्ट बात आती है वर्गीकीय क्रमबद्धता यानी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है और कोर्स में है भी, और आप सबको जानना भी है अच्छे से। देन
टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए क्रमबद्धता, इसमें जाति को छोड़कर बाकी सब चीजों को लिनियस साहब ने ही दिया था और इसको ग्रुप वार जो बांटा गया। कुल हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो ये 7 ग्रुप हो गए आपके। सबसे छोटा समूह जिसको जाति कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज टर्म लिनियस ने नहीं दिया था, जॉन रे ने दिया था। ध्यान रहे, जॉन रे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जॉन रे साहब ने जाति शब्द दिया था, स्पीसीज शब्द दिया था। तो स्पीसीज कहते किसे हैं? स्पीसीज उन इंडिविजुअल्स को कहते हैं, उन जीवों को कहते हैं जो संतान उत्पन्न करें, लेकिन कैसी संतान? जननक्षम संतान उत्पन्न करने वाले जीवों को एक जाति में रखा गया है। यानी कि वे जाति उसे कहते हैं जो जननक्षम संतान उत्पन्न कर सके। ऐसे समझिए, जैसे खच्चर होता है म्यूल, म्यूल के गधा और घोड़ा, इन दोनों को क्रॉस करा के खच्चर बनता है, लेकिन खच्चर जननक्षम नहीं होता। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि गधा और घोड़ा, मैंने 2 का नाम लिया है ना, तो खच्चर का बाप कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वहीं पे जवाब भी दूंगा। खच्चर का यानी म्यूल का बाप कौन है, पिता कौन है? जबकि 2 अलग अलग जीव जातियां हैं। एक जीव जाति से समान प्रकार के जीवों की जब उत्पत्ति होती है और वे जननक्षम होते हैं तभी वे जीव जातियां होती हैं। यहाँ पर 2 जीव जाति इसीलिए अलग अलग है, घोड़ा और गधा। उससे जो संतान उत्पन्न हुई इन दोनों से, वो जननक्षम नहीं है, इसलिए ये दोनों अलग जातियां हैं। सेम जाति में ऐसा नहीं होता। तो आप इसका भी आंसर बताइएगा कि म्यूल का फादर कौन होता है। ठीक है, तो ये जाति जिसको जॉन रे ने दिया था, सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण में आप देखें, ये सबसे बड़ी इकाई किंगडम है और सबसे छोटी इकाई जाति है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज स्पीसीज। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। सबसे छोटी इकाई होती है। कई जातियों से, समान प्रकार की जातियों से मिलकर जीनस बनता है, जैसे पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो। और पैंथेरा क्या है? जीनस है। इसी तरह फेलिस की एक अलग जीनस है, कैनिस की अलग जीनस है, पैंथेरा की अलग है। जो समान प्रकार की जातियों, मिलती जुलती जातियां होती हैं, उनको जीनस के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि वंश में रखा जाता है। समान प्रकार के वंशों को फैमिली यानी कि कुल में रखा जाता है। कई कुलों से मिलकर ऑर्डर या गण बनता है। कई ऑर्डर से मिलकर क्लास या वर्ग बनता है। कई वर्ग से मिलकर फाइलम जंतुओं के मामले में, और वनस्पतियों के मामले में उसी को डिवीजन कहते हैं। तो फाइलम मतलब संघ, डिवीजन मतलब भाग बनता है। और इस तरह कई फाइलम या डिवीजन से मिलकर पूरा किंगडम या कि जगत बनता है। और ये प्रत्येक जो ग्रुप है, प्रत्येक कैटेगरी जो है, इसको टैक्सा कहते हैं। प्रत्येक कैटेगरी को टैक्सा कहा जाता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे स्पीसीज भी टैक्सा या ग्रुप है, कैटेगरी है, जीनस भी टैक्सा या कैटेगरी है। ये सारे कैटेगरीज है। कुल कितने टैक्सा हैं? 7 हैं। या कुल कितनी कैटेगरीज हैं? 7 हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम जात को ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सिमिलरिटीज यानी कि समानताएं कम मिलती जाती हैं, कम होती जाती हैं। या इसका उल्टा कहें कि किंगडम से जैसे हम जात की तरफ बढ़ते हैं तो समानताएं ज़्यादा मिलती जाती हैं। जैसे एक जीव जात में समानताएं ज़्यादा होती हैं। जैसे मनुष्य एक जाति है, पूरे विश्व में मनुष्य जहाँ भी है, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, चाहे इंडियन हो, इंडियन में भी चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह वगैरह जो भी हैं, विज्ञान की नज़र में सिर्फ एक जाति है, होमो सैपियंस। एक ही उनका वैज्ञानिक नाम भी है, होमो सैपियंस। तो इस तरह से जात की संकल्पना को आज के इन टॉपिक्स में वर्गीय क्रमबद्धता तक हम आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि सारी बातें बढ़िया लगी
तो अगर आप हमें मानते हैं कि गुरु है तो आज गुरु के रूप में हम आपसे अंगूठा मांग रहे हैं। मीन्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।